औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शुरू करते हैं लेक्चर 6। उसमें जो लेक्चर 6 का थोड़ा सा पहला पार्ट था, मैं कोशिश करता हूँ उसको क्लियर करूँ इस वीडियो में। उसके बाद हम मज़ीद आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो इसमें रिवीजन है कि करवाई थी जहाँ जैद साहब ने कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है नोट का। तो मैं ज़ीरो फाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ लेक्चर 6A की जो है वो खाली फाइल जो है हम ओपन करते हैं यहाँ से, ओपन फोल्डर। ओके, इसमें मैंने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई हुई है। तो ओपन फोल्डर विद शो मोर ऑप्शन, ओपन फोल्डर विद कोड करेंगे। तो मैं ये फाइल्स दोनों हैं वो डिलीट कर देता हूँ। विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच। ताकि जो रिक्वायर्ड हमारी कमांड्स हैं हम सबको एग्जीक्यूट कर सकें। तो CLS करते हैं। सबसे पहले जो हमने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट उस फोल्डर के अंदर चलाना होता है, उसके लिए हम करते हैं TSC। ठीक है, जैसे कि सबको पता है -INIT। ठीक है, और जो दूसरी कमांड इसमें रन होती है वो होती है TSC की। तो ये क्या करती है, हमारी index.js की और tsconfig की फ़ाइल बना देती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने जो आहिस्ता आहिस्ता जो हमने अपना npm का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो उसके लिए जो हमारी पहली कमांड होती है वो होती है npm init-y। इसको मैं करीब कर लूँ, npm init-y। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ जो है नोड का प्रोजेक्ट इस फोल्डर में इंस्टॉल कर लेगी। ठीक है, तो ये कमांड्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। आपने सारी कमांड्स को जो है वो ऑब्वियसली याद नहीं करना होता। अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करके भी जो भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, कोशिश करें कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करें, आप चलाएं, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो हमने कमांड जो चलानी होती है, डिपेंडेंसीज जो है टाइप की डिपेंडेंसी इस नोड के प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। तो उसके लिए जो हमारी कमांड है वो है npmi @type/node और -d। -d का मतलब है कि ये डेवलपमेंट मोड में इसको इस टाइप की डिपेंडेंसीज को जो है वो इंस्टॉल करेगी। तो डेव डिपेंडेंसीज जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, नोड प्रोजेक्ट की टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने इसको भी इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, ये एक मॉड्यूल है जो कि जावास्क्रिप्ट का एक मॉड्यूल है। तो जब ये इंस्टॉल होगा तो जैसे ही कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो पैकेज lock.json की एक फ़ाइल हमारे पास बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। उसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है। 1 मिनट, चेंजेस हमने करनी है tsconfig की फ़ाइल के अंदर। मैं आपको उसकी क्या कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट की जो डॉक्यूमेंटेशंस है मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि जो हमने चेंजेस करनी है वो इस डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक करनी है जब हमने नोड प्रोजेक्ट जो है वो अपना बनाना है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है वो मैं आपको इसी फाइल के अंदर दे रहा हूँ। हम index.js में, ओके क्या है,
ओपन हो गई है। index.ts की फाइल, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये सब मैंने उसकी कॉपी जो की थी, कॉपी नहीं हुई क्या, कॉपी कर लेते हैं दोबारा। हमने जो चेंजेस करनी है इस फाइल के मुताबिक करनी है, तो आप इसको दोबारा खोल लीजिएगा। इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, मैं इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा आपको, ताकि आसानी हो। तो हमने जो वहाँ पे लिखा हुआ है वही करना है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि मॉड्यूल के अंदर नोट 16 की जगह पे नोट 16 करना है, इन दोनों मॉड्यूल में भी और मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी। इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है नोट नेक्स्ट के ऊपर। ये कहाँ पे जाके करना है हमने, टाइपस्क्रिप्ट ब्रिंग्स टू न्यू, तो ये हमने करना है अपना ts config की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो ts config की फ़ाइल के अंदर हम जाते हैं और इसको हम चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ES 20 है, तो इसको हम एटलीस्ट 20 करना है या 22 कर देना है, ठीक है। तो टारगेट यानी कि ये टारगेट है कि ये हमारा ट्रांसपाइलर है कि उसको जो ट्रांसपाइल करता है, पहले वो कर रहा था 2016 में, अब वो जो लेटेस्ट ट्रांसपाइलर जो है ES ECMAScript 2020 को यूज़ करेगा ट्रांसपाइल करने के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल को, TS की फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट में करने के लिए। उसके अलावा मॉड्यूल्स के अंदर वो क्या कह रहे थे कि हमने करना है नोड नेक्स्ट कॉमन JS की जगह पे। तो जैसे ही मैं नोड लिखूँगा तो ये नोड नेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इसी तरह मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये वाला जो है, इसको हम करेंगे पहले तो इसकी जो ये कमेंट हुआ है ना, इस कमेंट को हम करेंगे ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे नोड 10 की जगह पे यहाँ पे भी हम नोड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी सेटिंग हो गई हमारे बेसिक टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट की। जो भी आपने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंदर आपने ये बेसिक सेटिंग्स लाजमी करनी है। ये जो चीज़ें मैंने इस वक्त इंस्टॉल करवाई हैं और जो टाइपस्क्रिप्ट में हमने चेंजेस किए हैं ये, और एक चेंज और उन्होंने यहाँ पे बताई थी हमें, ये आ जाए नीचे, ठीक है। ये कहते हैं कि package.json के अंदर हमने माई नेम के नीचे ये इसको ऐड करना है, किसी को ऐड करना है, टाइप को ऐड करना, मॉड्यूल कर लें या फिर कॉमन JS की जगह पे हमने, या कॉमन JS दो आएंगे तो हमने इसको मॉड्यूल्स करना है। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। वापस जाएंगे हम package.json में, यहाँ पर उसने कहा नाम के नीचे करना है, तो फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको स्पेस को ख़त्म कर देंगे। ये चेंजेस थी, ये यानी कि ये बेसिक चेंजेस है। इसका मतलब है कि इसमें अब आपका नोड का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। आपने जो कुछ भी करना है, यानी कि जो भी आपने नोड का प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे पहले इनिशियल वर्क यही करना है। इसकी मैं आपको कंप्लीट जो है डिटेल्स जो हैं वो मैं टाइपिंग्स में दे दूँगा, उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्टेप्स जो आपने करने हैं, ठीक है। होपफुली ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, डाटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट को उसमें डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वो करते हैं। अच्छा, और एक बात सॉरी मैं भूल गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि आपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल बनानी है .gitignore के नाम से, ठीक है। बनाते हैं फ़ाइल उसे, देखें ये मैं फ़ाइल बना रहा हूँ।
डॉट गिट इग्नोर के नाम से। ये फाइल हम क्यों बनाते हैं, और इसमें हमने लिखना है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ओके, ये देखिए ये वाले मॉड्यूल्स हैं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। इसका होता है कि कोड गिट इग्नोर फाइल बनाने का की वजह होती है कि हम इसमें जो भी नाम लिखते हैं ना, या जो भी जिस फोल्डर का नाम लिखते हैं या जिस फाइल का नाम लिखते हैं, ये उस फोल्डर को या उस फाइल को गिटहब के ऊपर जब हम इसको अपलोड करते हैं, उस फोल्डर को या उस फाइल को अपलोड नहीं करता। असल में जो नोड मॉड्यूल्स हैं ना, इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बन जाती है। हम क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, हम इसमें मज़ीद मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये गिटहब के ऊपर जब अपलोड होती है, नोड मॉड्यूल्स के बगैर अपलोड होती है। ठीक है, अगर आपने इसको किसी और फोल्डर में कॉपी करना है, ठीक है, तो पहले ये नोड मॉड्यूल्स के फाइल को डिलीट करेंगे, पूरे फोल्डर को डिलीट करेंगे, उसके बाद इसे किसी और फोल्डर में कॉपी करेंगे। और जब उस फोल्डर में आप कॉपी कर लेंगे तो वहाँ पे आप सिंपल npm इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स को दोबारा इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि इसका जो चीज़ें भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, जो भी मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा है हमारा पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में। इसमें आप इसको देखें, लेकिन इसमें हरगिज़ कोई किसी किस्म की कोई चेंजेस अभी आपने नहीं करनी है। अगर आपने देखना है तो इसको देख सकते हैं, बट अगर ना भी देखें तो बेहतर है। लेकिन आई एम जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है क्या डाटा होता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ, इसको मैं क्लोज़ कर लूँ, नो नीड फॉर दैट। इसमें देखें जो डाटा है ना, इसमें उसने जो चीज़ हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर जो चीज़ हमने इंस्टॉल की है ना, जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल किया था टाइप्स का, तो उसका डाटा जो है वो उसने सेव कर लिया। इसी तरह हम जो मॉड्यूल्स इसमें इंस्टॉल करते रहेंगे ना, उसका डाटा, उसकी वर्जन्स वगैरह जो है वो भी इंस्टॉल करता रहेगा। ये टाइप मॉड्यूल्स का कौन सा वर्जन था, उसके वर्जन के मुताबिक उसने उसको सेव कर दिया। तो इसी तरह इसलिए जब हम इसको नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो दोबारा npm इंस्टॉल जब रन करते हैं तो नोड पैकेज डॉट डैश लॉग जेसन में जो से भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सबको दोबारा इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको गिट इग्नोर पे लिखना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी फाइल बन जाती है कि जब आप इसको इसके साथ गिट करोगे तो फिर आपको समझ लो कि गिट नहीं होगा, आपको उसको क्लोज़ करना पड़ेगा, काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा अगर आपने वेट करना है तो, और कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें अजीबोगरीब किस्म के एरर्स आएंगे, कुछ फाइल्स गिट के ऊपर लोड होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो या फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा उसके लिए ना। तो इसको जो करने के बाद आपने जो है गिट के ऊपर जो है अपनी फ़ाइल जो है वो सेव करनी है, गिटहब के ऊपर अपनी फ़ाइल सेव करनी है। यानी कि अभी मैंने ये कर लिया ना, तो मैं अब जाके कमांड पायलट के ऊपर, अगर मैं गिट इग्नोर ना करता तो मुझे ये, अगर मैं करता तो मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जानी थी। अब मैं कमांड पायलट पे ऊपर सिंपल पब्लिश टू गिट इसे कर सकता हूँ। ये पब्लिश टू गिट की जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ करने से पहले आपका गिट इंस्टॉल होना चाहिए, गिटहब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, और गिटहब का अकाउंट जो है वो आपके इस VS कोड के साथ लिंक होना चाहिए। उसको लिंक करने के लिए आप इसको जो है ये इसको गिटहब के अकाउंट के साथ साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको गिटहब के अकाउंट के साथ साइन इन करेंगे तो आपका गिटहब का अकाउंट इसके साथ लिंक हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका जो है लिंक दे दूँगा कि आपने गिट कैसे इंस्टॉल करना है और गिट को अपने VS कोड के ऊपर कॉन्फ़िगर कैसे करना है।
एक तो आप गिट और गिटहब डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले आपने गिट को इंस्टॉल करना है, गिट को कॉन्फ़िगर करना है अपने वीएस कोड के साथ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद आपने गिटहब के अकाउंट के साथ यहाँ पे सेव करना है, गिटहब का अकाउंट होना चाहिए आपका पहला, दैट इज़ दिस इज़ द डिफरेंट थिंग, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आप ये कमांड पायलट के ऊपर ये चीज़ें, ये जो कमांड्स है जो मैं इजी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब से मुझे सबसे इजी यही लगता है तरीका गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करने का, क्योंकि मुझे कहीं और कुछ नहीं करना पड़ता, कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ती, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं जाना पड़ता, गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर नहीं जाना पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे कमांड पायलट में जाता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट पी करके भी जा सकता हूँ। तो इधर से मैंने सिर्फ ये गिटहब पब्लिश टू गिटहब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने पब्लिक रिपोजिटरी जो है, क्योंकि हमने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो हमने पब्लिक रखने हैं, तो मैं पब्लिक रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखें नीचे ये पब्लिश टू गिटहब जो है वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पब्लिश कर रहा है उसको एक बना के, तो उसका फर्स्ट कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम ये बन गई उसकी, और यहाँ पे मेरे पास अभी पब्लिश कर रहा है उस फाइल को। अच्छा, ये रिपोजिटरी उसने बना दिया, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं रिपोजिटरी पे जा सकता हूँ, लेक्चर 6 की रिपोजिटरी बन गई है, तो हम उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा फर्स्ट कमिट ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो दोबारा अगर कमिट आएगा तो हम यहाँ से क्लिक करके कर देंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा तो हम उसे देखते जाएंगे। अच्छा, मैंने ये एक जो है आपका ये सारी जो स्टेप्स थे वो मैंने स्टेप्स किए हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने इसके नोट्स बना दिए। इसी फाइल के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इसकी, और इसकी रिपोजिटरी का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, जो वहाँ से आप इसका डाटा ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने इसमें करना था वो करना था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट हमने समझना था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि इंपोर्ट हम उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास किसी ने कोई चीज़ एक्सपोर्ट के लिए आई होगी। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए जो एक्सपोर्ट करना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने उसको मेन फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करना है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साथ साथ जो है हमने करनी होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर। ओके, तो एक और चीज़ मैं चाह रहा था कि आपके साथ पहले शेयर करूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीच में जो है डिस्टर्बेंस हो। तो एक और चीज़ अगर हम कर लें अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर, वो है हम एक नया फ़ोल्डर बना लें डिस्ट के नाम से, जिसके अंदर हम जेएस की फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी उसके अंदर सेव होती रहें। तो उसके लिए हम एक पहले फ़ोल्डर बनाते हैं DIST, ये यानी कि डिफ़ॉल्ट नेम होता है, ज़्यादातर कोई भी आप फ़ोल्डर का नाम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर यही हम डिफ़ॉल्ट नेम रखते हैं डिस्ट का। तो इस फ़ोल्डर को हमने मेन के ऊपर बनाना है, मेन के ऊपर ये फ़ोल्डर बन जाएगा। उसके बाद इस फ़ोल्डर को कॉन्फ़िगर करना है, इस फ़ोल्डर को कॉन्फ़िगर करना है हमने tsconfig की लाइन नंबर 58 पे, इसकी 58 लाइन पे चले जाते हैं, कहाँ से क्या सर्च होगा नहीं, तो इसकी लाइन 58 के ऊपर ये देखें आउट डायरेक्टरी है, सही है। इस आउट डायरेक्टरी को हमने करना है अनकमेंट, और यहाँ पे हमने दे देना इसका पाथ डॉट स्लैश डिस्ट,
ठीक है। तो जैसे ही हम इसका पाथ देते हैं, इसको हमने सेव कर लेना। अब हम जो अपनी फाइल्स बनाएंगे वो उसके अंदर सेव होते रहेंगे। ये मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो बाहर पड़ी हुई थी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, डिलीट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे करते हैं -w। इसको करने का सॉरी -w, इसे करने का हमें फ़ायदा होगा कि हमें बार बार अपना कंपाइलर नहीं करना पड़ेगा, कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपाइल नहीं करना पड़ेगा अपना कोड। इसको जो है एक दफ़ा हम रन कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो है हमारा टर्मिनल जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो नोड का टर्मिनल बैकग्राउंड में चलना शुरू कर देता है। तो दोबारा हमने कमांड प्रॉम्प्ट लाने के लिए ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई और आता है यहाँ पे, तो आपने एरो की या पावर शेल वगैरह या कुछ और आ जाता है, तो एरो की से जाके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर देना। ठीक है। तो बाद में अब देखें आपकी जो फाइल्स बन रही हैं वो जाके इस index.js की जो फ़ाइल थी वो यहाँ पे जाके सेव हो गई, बन गई है। ठीक है। अब जो भी हमारी index.js जो भी js की फ़ाइल्स बनेंगी वो वहाँ सेव उतरेंगी और हमारा कोड जो है ना वो साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ही ऐड करवाना चाहूँगा कि जो भी हमने डाटा वगैरह ऐड करना है, जो डाटा जैसे कि अब हम डाटा की एक्सरसाइज करेंगे, डाटा वगैरह ऐड करेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी एक अलहदा फ़ोल्डर बना दें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको किसी प्रॉम्प्ट्स के नाम पे बना सकते हैं, उसे डाटा के नाम से बना सकते हैं। फॉर एक ईज़ीली आप समझ सकें तो मैं उसे सॉरी इसको मेन के ऊपर बनाना है, तो मैं इसके अंदर था तो उसने इसके अंदर बनाना शुरू कर दिया। पहले मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो मैं डाटा का फ़ोल्डर बनाता हूँ। ठीक है। ये डाटा का फ़ोल्डर हमने इसलिए बनाया है कि हम अगर कुछ चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, जो इसमें जो हमने सीखना है वो हमने एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सीखना है। तो जो डाटा होगा वो हम इसमें रखेंगे। तो इसमें मैं दो फाइल्स बनाता हूँ, एक डाटा वन के नाम से data1.ts, ठीक है, और एक data2.ts। ठीक है। आप किसी भी नाम से फाइल्स बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जो एग्ज़ाम्पल जो डाटा है वो हम इसमें डालेंगे ताकि हम उसको बाद में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। तो मैं थोड़ा सा डाटा इसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं ts config की जो ये बाकी चीज़ें खुली हुई हैं उसको मैं क्लोज़ कर दूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसको भी मैं इंडेक्स को भी मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो डाटा वन की फ़ाइल में हम कुछ फ़ाइलें जो हैं वो डालते हैं, जैसे कि ये मैंने एक वेरिएबल आई एम फ्रॉम द फर्स्ट ts फाइल बी का, और ये यानी कि जब ये जाएगा तो कंसोल उठाएंगे तो हमें ये बताएगा कि उसने कहाँ से जो है किया है। तो इसको हम कर लेते हैं डाटा वन। अच्छा, इसको ऑल अकरेंसेस को भी मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और चेंज ऑल अकरेंसेस। ठीक है। तो हम ये क्या होगा, ओके, चेंज ऑल अकरेंसेस, तो मैं इसको कर देता हूँ ये गलत हो गया, सेव करेंगे, दोबारा करते हैं।
चेंज ऑल occurrences data 1.ts। ठीक है, ये हमने यानी कि एक दो वेरिएबल्स हैं ए और बी के नाम से, जो कि हमने कहा है कि ये अगर इसको हम डाटा 1 से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो है हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट हम यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें डाटा भी हो सकता है यानी कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अरे भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबको बारी बारी जो है उसकी एग्जांपल्स एक दफ़ा ले लें, उसके बाद हम उनको करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि ये था हमारा ए, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं फंक्शन की, ठीक है। और इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जेसन डाटा की। मैं एग्जांपल डाटा जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जेसन डाटा की। इसी तरह कुछ हम जो एग्जांपल्स डाटा के लिए लेते हैं डाटा 2 फाइल में, क्योंकि हम दोनों फाइलों में से इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट जो अपना ऑब्जेक्ट की जो एक अरे है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं उसको यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा आप कह लें, उसकी हम उसको लेके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के नाम का ये एक ऑब्जेक्ट की अरे है, यानी कि इसमें अरेज हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट अरेज हैं, इसको हमने लेके जाना है। और कुछ भी आप जो है कोई और डाटा जो है मैं देखता हूँ कि अगर मुझे एग्जांपल्स में मिलता है। ओके, अच्छा, नंबर्स का एक एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं। स्ट्रिंग का डाटा हो गया, ये नंबर का डाटा हो गया। ओके, तो अब हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। आप ये देखें कि हमने इसको क्लियर रख, जो भी हमने टीएस की फ़ाइल बनाई थी यहाँ पे, उसकी रिप्रेजेंटेटिव फ़ाइल ऑलरेडी जेएस की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे उसने बना दी है, ठीक है। तो जो भी हम अब हमारी जितनी भी जेएस की फ़ाइल हैं वो देखें, हमारा कोड देखें कितना क्लीन है इस वक्त। तो आपका जो मेन कोड है ना वो इतना ही क्लीन होना चाहिए जब आप बना रहे हो। जितनी भी छोटी छोटी फाइल, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ये वाले फाइल्स हैं, ये हमने एक फ़ोल्डर्स के अंदर रखनी है, ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमारा अच्छा बन सके। अब देखें यहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट करने से पहले हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, सॉरी, इंपोर्ट करने से पहले हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमने जो ये बनाई है 2 फाइलें डाटा की, इसके अंदर से हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हमेशा लास्ट से करें, लास्ट में लिखें, लेकिन आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं आप, बल्कि इवन के मैं अगर चाहूँ तो सिंपल यहाँ से भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब बी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, ये इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनको, ताकि अगर आप में कहीं पे ये चीज़ यूज़ हुई हो तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि आप लाइन के स्टार्ट में लगा के लेट के स्टार्ट में लगा के भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक दफ़ा होता है। एक फ़ाइल में से सिर्फ आप एक वेरिएबल जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है एज एक वेरिएबल एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता, मिसाल के तौर पर लेट सी स्ट्रिंग, ठीक है, आई एम सी फ्रॉम, इसको कर देते हैं आई एम बी फ्रॉम एंड आई एम ए फ्रॉम। अच्छा, ये मैंने जो सी बनाई है एक दफ़ा हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर लिया है। अगर इसको मैं दोबारा यही कमांड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सी करूँगा तो ये देखिए एरर देगा, दोनों जगह पे एरर देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक मॉड्यूल सिर्फ एक ही दफ़ा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स एक फ़ाइल में ले सकता है। तो इसको अब ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सी को हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सॉरी। तो ये मैं सारे को कमिट कर दूंगा या इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि और इसको फिर अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर हम इसे कैसे करेंगे। तो उसका एक तरीका है, ये यहाँ पे रहने दें या नीचे ले जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक्सपोर्ट हम जितनी भी कर रहे हैं उसको पेज के लास्ट में लेके जाएं, जो कि एक डिफ़ॉल्ट, जो एक यानी कि मारूफ तरीका है, ठीक है। पता चल जाता है कि इस पेज के लास्ट में देखें तो हमें पता चल जाता है उसमें क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ हुआ, ठीक है। दूसरा जो है तरीका जो होता है, अब देखें उसको हम डिफ़ॉल्ट में नहीं कर सकते, या तो उसको यहाँ पे लिख दें एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, तो ये चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर तरीका है, इससे बेहतर तरीका है वो ये है कि हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है एज ए ऑब्जेक्ट उसको लेके जाएं और उसको एक ही जगह पे दिखा दें, ताकि कोड देखने वाले को आसानी हो कि इस फाइल के अंदर से क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हुई है। अगर फ़र्ज़ करेंगे एक लाइन, एक बहुत बड़ा एक आपका डाटा की फ़ाइल है और उसके दरमियान आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट की लाइन लिख दी हुई है, तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से होगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा फिर पता चलेगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको या तो पूरे वेरिएबल को आप नीचे एंड में लिख दो, या यहाँ से इस तरह एक्सपोर्ट हो सकता है, आपको पता तो चल गया। या फिर ये करो कि आप एंड पे जो जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी है फाइल के एंड पे, जैसे ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने, इसको हमने फाइल के एंड पे ले आए हैं एज ए बी। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि यहाँ पे मेरे पास है बी, ठीक है, सी है, उसके अलावा मेरे पास है अपना एक सम का फंक्शन, ठीक है। ये मुझे फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें ना, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। कई दफ़ा ये प्रेडिक्शंस होती है ना, टेलीसेंस, वो एक अजीबोगरीब किस्म की हमें चीज़ें दे रही होती हैं। अच्छा, हमने बी का ख़त्म कर दिया था, यहाँ से सी का ख़त्म कर दिया था, उसका एक फंक्शन है हमारे पास सम, इसमें हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिया इस तरह इकट्ठा, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। इसी को हमने अब इंपोर्ट करना है, सॉरी, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई तो हमने इंपोर्ट कहाँ करना होता है, इंडेक्स में। और जैसे एक असूल है कि इंपोर्ट हम फाइल के लास्ट में करते हैं,
तो हम एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा फाइल के ऊपर करते हैं ताकि हमें पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं। इंपोर्ट, ठीक है। मैं उसे, एक तो ए आएगा एज अ डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम यहाँ पे हमने उसको बताना है कि कहाँ से आया है। तो फ्रॉम इसको करेंगे हम इसमें डॉट डाटा, फ्रॉम डाटा स्लैश डाटा वन डॉट जे एस, डाटा वन डॉट जे एस से है ना, ओके, ए डाटा वन डॉट जे एस से है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वहाँ से जो और हमने एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे इस तरह करने का फ़ायदा बताऊँ क्या होता है, आप इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लो, यू जस्ट नीड टू कॉपी दैट थिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अपने इंडेक्स फाइल में, वहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ये भी डाटा वन से है, ओके। तो ये हो गया। अब डाटा टू के अंदर हमने जो चीज़ें रखी थी हमने उसको एक्सपोर्ट करना है, पहले एक्सपोर्ट करना है। इसमें क्या है, नंबर वन है, नंबर टू है, और साथ में हमारे पास ये जैसन का डाटा है, स्टूडेंट्स का नाम है, इसका स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। तो इसको हम वही जो सिंपल हमारा जो था एक्सपोर्ट, सारे के सारे डाटा को हम एक ही दफ़ा में ले जाएंगे। नम वन था, ओके, नम टू था, अब मैं सारा करूँगा ना, इसको टैब लगाऊंगा सारा आ जाएगा, लेकिन सारा तो हमारे पास है ही नहीं, ओके। उसके अलावा था हमारे पास स्टूडेंट्स, ओके। ये जो टेलीसेंस कभी कभी इस तरह की प्रेडिक्शंस देता है तो स्टूपिड से लगती हैं, लेकिन ये है कि फ़ायदा भी होता है, हमें टाइपिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ से ही हमने एक्सपोर्ट कर लिए, इसी को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना किधर, index.ts के अंदर आए, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट उसी को कॉपी कर लें सारे को। ये यहाँ पे ये फ़ायदा होता है, इसको ऑब्जेक्ट में रखने का हमें सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आराम से हम उसको सारे के सारे जो डाटा जो होता है उसको हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कितने गया, इतने आया, ओके, पेस्ट किया, और हमने फॉर्म लिखना है, इसका क्यों ना कॉपी कर लेना। अच्छा, ये देखें, अब ये रेड आ रहा है, ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है डाटा, ये डाटा वन डॉट जे एस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है। तो हमने ये कॉपी किया था सिर्फ इसको चेंज करने के लिए, जब हम इसको टू करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डाटा कामयाबी से जो है वो एक्सपोर्ट हो गया है, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं इसको कमिट कर लूँ, जस्ट टेक अपडेट करता हूँ, कोई भी यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, मैं ज़्यादातर अपडेट लिखता हूँ। कमेंट के बगैर आपने कमेंट नहीं करना, क्योंकि फिर वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये मैंने कमिट कर दिया, चेंजेस जो थी उसको सिंक कर दिया।
अब आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, एक बड़ा आसान तरीका है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटा हमारा कहाँ से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डाटा इंडेक्स डॉट JS में, मुझे क्या पता चलेगा इस डाटा में क्या है और ये डाटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है वो तो यहाँ से पता चल गया, लेकिन इस डाटा के अंदर है क्या, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लिखे हुए हैं। तो ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये एक बेनिफिट है कि हमें वहाँ पे जाके उस फाइल के अंदर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या डाटा है। हम सिंपल इसके ऊपर कंट्रोल की दबाते हैं, कंट्रोल की दबाकर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस डाटा के अंदर क्या है। ठीक है, इस बता रहा है कि इसमें लेट नंबर 1 नंबर है और इसमें नंबर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये हमने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाटा सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि ये क्या है, स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, और ये हमारे पास जब वहाँ पे जेसन में था ना, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको, मेरे ख्याल से ये जेसन में ही था। ओके, ये अरे ही था एक ऑब्जेक्ट्स का, तो ये हमें उसको पूरा दिखा रहा है। सही है, अब मैं अगर इस डाटा को यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसके ऊपर होवर करना तो यार, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये मुझे उस फाइल में ले जाएगा, उस डाटा के पास। ठीक है, वहाँ पे हम यहाँ से इसकी मैं कीज़ वगैरह कॉपी करके इसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो ये देख लें वहाँ पे आ गया। दोबारा हम index.ts में जाते हैं, सारा कुछ क्लोज़ करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, और इसी तरह हम इसको होवर करके देखते हैं। ये बता रहा है कि क्या था, IMB फ्रॉम डाटा 1 TS फाइल। अच्छा, जस्ट जेब साहब ने ना हमें बड़ी मज़े की एक एक्सटेंशन जो थी वो करवाई है, एंड वो इस काम के लिए कि उस डाटा में क्या है उसको कंसोल लॉग करवाती है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। आप वो एक्सटेंशन कर लो। तो वो एक्सटेंशन का नाम जो है वो है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे टर्बो कंसोल, आ गया। ठीक, टर्बो कंसोल लॉग, ये इसका नाम है। इस पर क्लिक करें, ये रॉकेट सा बना हुआ है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। आप यहाँ पे नहीं, आपने इसको इंस्टॉल करना है। और इसके अंदर जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो कह रहा है प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट L ऑन विंडोज़, आप इसके साथ कंसोल करवा सकते हो। तो मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट L को जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इसको। इंडेक्स की फ़ाइल में जाऊँगा मैं अपनी। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो सिंपल किसी चीज़ के ऊपर भी होवर करके मैं कंट्रोल ऑल्ट और L करूँगा ना, सॉरी, इसके अंदर रख के कंट्रोल ऑल्ट L, तो ये देखिए इसने कंसोल डॉट लॉग दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह मैं अगर ये इस एरे के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट L करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके उसके कंट्रोल ऑल्ट L करता हूँ, तो ये मुझे दिखा देगा कि ये स्टूडेंट्स का जो डाटा है ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसी को हमने जो है वो जो टाइपस्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, कंट्रोल की दबा के उसके ऊपर होवर करने से हमें ये पता चल जाता है, और क्लिक करने से हम उस डाटा पे पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इंपोर्ट और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, और हम उसके बारे में पता कैसे करते हैं कि ये डाटा कहाँ से आया है वो भी हमें कंट्रोल के साथ होवर करके या कंट्रोल क्लिक करके हमें पता चल जाता है। तो ये था हमारा फंक्शन जो हमने करना था। एक पार्ट है जो लेक्चर 6 का, तो इंशाल्लाह ताला लेक्चर 6 के पार्ट 2 के साथ जल्द हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। टेक केयर, बाय।